Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Lucknow Pact 1960. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. लखनऊ पैक्ट, जिसे मिसाके लखनऊ भी कहते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था। लखनऊ पैक्ट एक्चुअली एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, किसके दरमियान? बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये पैक्ट दिसंबर 1916 में लखनऊ में कंक्लूड हुआ था। अब इस लखनऊ पैक्ट की सबसे खास बात क्या थी कि इसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों को एक सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पर तस्लीम किया था, यानी कि उन्होंने मुसलमानों की सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया था। इसी वजह से इस लखनऊ पैक्ट को द हाई पॉइंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा जाता है। यानी कि ये इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मुसलमान एक सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी हैं। अब किसी भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है, उसका तारीखी पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं 1905 से। 1905 में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुसलमान क्या करते हैं? इस पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो हिंदू हैं वो इस तकसीम बंगाल की भरपूर मुखालफत करते हैं। अब मुसलमानों ने इसको क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि मुसलमानों को एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस मिला था ईस्ट बंगाल, उनको जॉब्स और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। लेकिन कंपैरेटिवली हिंदुओं ने इस पार्टीशन को स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट की, जिसको स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। बायकॉट किया ब्रिटिश गुड्स का और बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं के इस प्रेशर की वजह से 1911 में इस पार्टीशन की एनलमेंट का ऑर्डर पास किया, यानी कि इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया, बंगाल को रीयूनाइट कर दिया। मुसलमानों का रिएक्शन क्या था? मुसलमान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। उन्हें लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हिंदू प्रेशर के सामने झुक गई है, जिससे मुसलमानों का ट्रस्ट कमज़ोर हुआ और उनकी पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई। अब 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुई, जिनको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी, जिससे मुसलमानों की सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुई। यानी कि मुसलमान जो सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट के लिए जंग लड़ रहे थे वो उसमें कामयाब हो गए। फिर 1913 में मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया। इनिशियली क्या थी? मुस्लिम लीग जो थी वो ब्रिटिश लॉयल पार्टी थी, लेकिन 1913 में मुस्लिम लीग ने डिमांड की सेल्फ गवर्नमेंट अंडर दी ब्रिटिश क्राउन। वो अपने लिए अपनी गवर्नमेंट खुद बनाना चाहते थे ब्रिटिश राज के तहत। अब क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो पॉलिटिकल गोल्स थे वो क्या हो गए? सिमिलर हो गए, यानी कि दोनों का मकसद एक ही हो गया। तो फिर यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से हम मोहम्मद अली जिन्ना के रोल को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं इस स्टेज पर? क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर्स थे। ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों को वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन के स्ट्रांग सपोर्टर थे। उन्होंने दोनों पार्टीज को इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया कि दोनों पार्टीज क्लोज हो जाएं। इसीलिए उनको कहा जाता है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को।
इस दौरान क्या होता है, 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर होती है। अब पहली वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन से सपोर्ट मांगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सोचा कि अगर हम ब्रिटिश को सपोर्ट करें तो वॉर के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें मिल सकती हैं। तो ये क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव आ गया, जिसने इस कॉमन ऑब्जेक्टिव के बाद मुसलमानों को और कांग्रेस को एक दूसरे के करीब लाया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस लखनऊ पैक्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि कांग्रेस की अपनी कुछ जरूरतें थी, उनकी अपनी कुछ नीड्स थी, और मुस्लिम लीग की अपनी कुछ नीड्स थी। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या नीड्स थी, इन लोगों ने क्यों एग्रीमेंट किया था। कांग्रेस ये चाहती थी कि उनको मुस्लिम्स की सपोर्ट मिले, यूनाइटेड इंडिया जो है वो होना चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर था उसको बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश क्या थे, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से खौफजदा थे। उनको लग रहा था कि ये इकट्ठे होकर ब्रिटिश को नीचे ला सकते हैं। इसलिए कांग्रेस मुस्लिम सपोर्ट चाहती थी। मुसलमानों की क्या नीड थी, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि कांग्रेस मुसलमानों की जो सेपरेट आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट करे, मुसलमानों को पॉलिटिकल सेफगार्ड्स मिले और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिक्योर हो। तो फिर दोनों पार्टीज एक दूसरे की जरूरतों को देखते हुए कंप्रोमाइज के लिए रेडी हो गई। तो फिर क्या हुआ, दिसंबर 1916 में कांग्रेस के एनुअल सेशन और मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन था दोनों लखनऊ में हुए। यहां पर दोनों पार्टीज ने जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो स्कीम थी वो अप्रूव की। इसीलिए इस एग्रीमेंट को लखनऊ मकाम की वजह से लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। अब ये तो हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी मेन फीचर्स के ऊपर, मेन क्लॉजेस क्या थी इस एग्रीमेंट की। पहला जो फीचर था इसका, दैट वाज दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सेप्टेड। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लॉज थी वो यही थी कि कांग्रेस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे और हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट को वोट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते और मुस्लिम हिंदू कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते, यानी कि दोनों अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करेंगे। ये मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री थी, क्योंकि कांग्रेस ने ऑफिशियली मुसलमानों को सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज कर लिया था, जो मुसलमानों की बड़ी जीत थी। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट इज 1/3 रिप्रेजेंटेशन। कहां पर रिप्रेजेंटेशन? एट द सेंटर। अब एग्रीमेंट ये हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को 1/3 सीटें दी जाएंगी, यानी कि ये जो 1/3 अक्सरियत मिल रही थी मुसलमानों को, ये उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा थी, क्योंकि मुसलमान उस वक्त क्या थे, माइनॉरिटीज में थे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविंसेस। सूबों के अंदर भी मुसलमानों को क्या हुई, नुमाइंदगी दी गई। मुसलमानों को डिफरेंट प्रोविंसेस में फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन दी गई। किस तरह से उनको फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन मिली? फॉर एग्जाम्पल, पंजाब के अंदर उनको 50% नुमाइंदगी दी गई, बंगाल के अंदर उनको 40% नुमाइंदगी दी गई, इसी तरह यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 30% सीटें दी गई और बिहार के अंदर उनको 25% नुमाइंदगी दी गई। इसको वेटेज कहा जाता है। वेटेज का क्या मतलब है कि किसी कम्युनिटी को उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन से ज्यादा सीटें देना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट कम्युनिटी। तो मुसलमान क्या थे, माइनॉरिटी प्रोविंसेस में भी पॉलिटिकली सिक्योर होना चाहते थे। यहां पर उनको फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन मिल गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्लॉज थी, दैट वाज नो लॉ अगेंस्ट अ कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है? एग्रीमेंट ये हुआ था कि अगर किसी कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स किसी बिल को अपोज करेंगे तो 3/4 मेंबर्स की ऑपोजिशन होने के बाद वो बिल पास नहीं होगा। इसका मकसद क्या था? माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना।
फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर था इस लखनऊ पैक्ट का, दैट वाज एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी तादाद बढ़ाने की डिमांड की गई थी। नेक्स्ट, प्रोविंशियल ऑटोनोमी, सूबाई खुद मुख्तारी जिसको कहा जाता है, प्रोविंसेस को ज्यादा से ज्यादा पावर्स देने की डिमांड इस एग्रीमेंट के अंदर की गई थी। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की डिमांड्स भी इंक्लूडेड थी कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से जो है वो सेपरेट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस ने मुसलमानों की इन डिमांड्स को एक्सेप्ट क्यों किया था इतनी आसानी से, क्या मकसद था उनका? जो पहली रीजन थी जिसकी वजह से कांग्रेस ने मुसलमानों की इन डिमांड्स को एक्सेप्ट किया था, दैट वाज द नीड फॉर यूनिटी। कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए उन्हें मुसलमानों की सपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, प्रेशर पॉलिटिक्स, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड थर्डली, जिन्नास रोल, जिन्ना का किरदार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिन्ना कंप्रोमाइज और कॉपरेशन के सपोर्टर थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर थे, लिहाजा उन्होंने इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। अब इस लखनऊ पैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका क्या फायदा है? नंबर 1, पीक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहली बात कि ये हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन का हाईएस्ट पॉइंट था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सबसे बड़ी एक कह सकते हैं एक एग्रीमेंट था, इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा जाता है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या ले सकते हैं हम? रिकॉग्निशन ऑफ मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन, कि कांग्रेस ने ऑफिशियली मुसलमानों को एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अपनी एक सियासी पहचान है, यही बाद में 2 नेशन थ्योरी की कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बना था, 2 कौमी नजरिए का आईनी बुनियाद बना था। थर्ड इज स्ट्रेंथन मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंक्रीज हुई, अब वो मुसलमानों की एक रिकॉग्नाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बन गई। राइज ऑफ जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की जो पॉलिटिकल रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई इस लखनऊ पैक्ट से। जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिमांड कर लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया। फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिटिक्स, लखनऊ पैक्ट ने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन का फ्रेमवर्क दे दिया, फ्यूचर में भी अब मुसलमान और हिंदू मिलकर कोई भी डिमांड कर सकते थे, लेकिन जहां इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी वहीं इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। अब पहला जो क्रिटिसिज्म हुआ दैट वाज इनकरेज्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। हिस्टोरियन ये कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करने से कम्युनल डिवीजन स्ट्रांग हो गई, यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं कि जब पॉलिटिक्स रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी की बेसिस पर की जाए इंस्टेड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख या किसी कम्युनिटी की आइडेंटिटी पर यूनाइट कर दें और उनके इंटरेस्ट के नाम पर पॉलिटिक्स करें। दूसरा क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा टेम्पररी यूनिटी है, कि परमानेंट इत्तेहाद नहीं है, क्योंकि बाद में खिलाफत मूवमेंट हुई, नेहरू रिपोर्ट आई, 14 पॉइंट्स आए, जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिलेशनशिप्स खराब हो गए। कांग्रेस लॉस्ट दी सेक्युलर पोजीशन। कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि कांग्रेस ने रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट कर लिया। सेक्युलरिज्म क्या है कि जब किसी पर किसी का रिलीजन या फेथ इंपोज ना किया जाए, लेकिन जब उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स एक्सेप्ट कर ली है। तो इस लखनऊ का पैक्ट का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा डीप था, क्योंकि इसने मुसलमानों की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कॉपरेशन क्रिएट की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को परमानेंट इंपॉर्टेंस दी और फ्यूचर पाकिस्तान मूवमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस दिया। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये लखनऊ पैक्ट सक्सेसफुल था या ये एक फेलियर था? तो जहां तक इसकी सक्सेस की बात है, ये शॉर्ट टर्म सक्सेस थी। क्यों शॉर्ट टर्म सक्सेस थी? क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई, जॉइंट प्रेशर तो क्रिएट हुआ, मुसलमानों को सेफ गार्ड तो मिले, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म फेलियर बना।
کس طرح سے؟ کیونکہ کمیونل پالیٹکس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوئی، سیپریٹ الیکٹوریٹ فیوچر ڈویژن کا ریزن بنے۔ اگر ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں تو لکھنؤ پیکٹ واز دی ہائیسٹ واٹر مارک آف ہندو مسلم یونٹی۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشن آف مسلم کے طور پر ایکسیپٹ کر دیا، یعنی کہ دس پیکٹ سوڈ دا سیڈز آف فیوچر کمیونل پالیٹکس۔ دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے تو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔